पर निकलेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। 16 जनवरी से 25 फरवरी तक की यात्रा पर निकलेंगे नीतीश कुमार और यात्रा के दौरान पूरे बिहार में भ्रमण करेंगे, योजनाओं का निरीक्षण करेंगे, सीएम विकास कार्यों का जायजा लेंगे, साथ ही प्रगति यात्रा के दौरान दी गई घोषणाओं के बाद काम हुआ है या नहीं इसकी भी जानकारी लेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अगर आपको याद हो तो चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकले थे। बिहार के अलग अलग जिलों का भ्रमण उन्होंने उस दौरान भी किया था और कहां क्या क्या विकास हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बदलाव किए गए हैं और किस कदर बदलाव किया गया है, ये देखने के लिए नीतीश कुमार जब निकले तो उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे जल्द से जल्द काम पूरा करने के। अब वो काम पूरे हुए या नहीं ये जानने के लिए नीतीश कुमार एक बार फिर से निकलने जा रहे हैं। वहीं सीएम नीतीश की यात्रा शुरू होने से पहले इस पर सियासत शुरू हो गई है। जेडीयू और बीजेपी ने कहा है कि नीतीश कुमार को जनता की परवाह है और इसीलिए वो यात्रा करने जा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस और आरजेडी ने यात्रा पर निशाना साधा है। देखिए, माननीय नेता नीतीश कुमार जी बिहार की यात्रा पर निकलेंगे, जिसमें बिहार में पिछली प्रगति यात्रा में जिन आधारभूत संरचना की घोषणा की गई थी उनके निर्माण की दिशा में कहां तक प्रगति हुई है उसकी जमीनी समीक्षा करेंगे और साथ ही महिलाओं समेत समाज के विभिन्न तबकों से संवाद स्थापित करेंगे। यही तो नीतीश कुमार जी का अनूठापन है, जनता से जुड़ने की कला और जनता के प्रति समर्पण। यही वो बात है जो भारतीय राजनीति में नीतीश कुमार जी को एक विशेष स्थान प्रदान करता है। बिहार सरकार से आधा से अधिक काम तो डीके बॉस नाम का एक आदमी करता है, आप सारे लोग जानते ही हैं। बचा खुचा काम जो है वो भाजपा के लोग कर ही दे रहे हैं। नीतीश जी को करने को तो कुछ मिल नहीं रहा है, एकदम फुर्सत में है। तो फुर्सत में घूमना फिरना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं, यात्रा पर निकल जाए। लेकिन जिस भाजपा के साथ नीतीश जी हैं उस भाजपा ने कभी पूछा कि नीतीश कुमार जी आज तक कभी भी किसी मंदिर के दर्शन के लिए क्यों नहीं गए? केदारनाथ, बद्रीनाथ, चार धाम यात्रा कभी गए हैं क्या? क्यों नहीं गए? फुर्सत में है, चले जाते। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के विकास पुरुष हैं। उनकी यात्रा किसी राजनीति के लिए नहीं बल्कि विकास की रफ्तार को और तेज करने के लिए है। जहां जहां सरकार की योजनाएं जमीन पर उतरी उसकी समीक्षा होगी और जहां कमी है उसे तुरंत दुरुस्त किया जाएगा। साथ ही आम जनता के सुख दुख को सीधे सुनकर समाधान निकालना, यही नीतीश कुमार जी की पहचान है। यात्रा से बिहार को नई ऊर्जा और नई दिशा मिलेगी। अच्छी खबर है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार यात्रा पे निकले हैं। यात्रा पे निकले हैं तो आम आवाम से मिले, अपने जो 5 चमचे बेलचे और कुछ आईएएस पदाधिकारी हैं जिनसे वो घिरे रहते हैं जेट सिक्योरिटी से, उससे निकल के वो जनता से मिले, उनकी परेशानी को सुने और जब जा ही रहे हैं तो जीविका दीदी को धन्यवाद भी दे दें। 10,000 रुपए में उन लोगों ने इनके लिए वोट खरीदा था 25 के चुनाव में और अगला इंस्टॉलमेंट जीविका दीदी लोग के माध्यम से कब वो बंटवाने वाले हैं 2 लाख रुपए का, जरा ये भी ऐलान कर दें। और देखिए, लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य की एक तस्वीर और सोशल मीडिया पोस्ट चर्चा का विषय बना हुआ है। कयासबाजी चल रही है कि पोस्ट के जरिए रोहिणी ने निशाना किस पर लगाया है। हाथ में राइफल और निशाने पर नजर, तस्वीर लालू प्रसाद को किडनी दान करने वाली बेटी रोहिणी आचार्य की है। सोशल मीडिया पर सक्रिय रोहिणी आचार्य का एक और पोस्ट चर्चा में है। इस बार रोहिणी ने सोशल साइट एक्स पर अपनी 2 तस्वीरें साझा की है जिसमें वो बंदूक से निशाना साधती नजर आ रही है। राइफल से निशाना साधती रोहिणी आचार्य का अंदाज सीधा दिखता है, लेकिन तस्वीर के साथ जो कैप्शन लिखा है वो सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये कि रोहिणी का निशाना किसकी तरफ है। दरअसल रोहिणी आचार्य ने तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि सही गलत पहचानने की नजर भी दुरुस्त है और निशाना भी। बता दें कि ये पोस्ट ऐसे समय पर आई है जब लालू परिवार के भीतर चल रहे विवाद कुछ दिनों से चर्चा में है। पहले तेज प्रताप यादव का पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ना, दूसरा खुद रोहिणी आचार्य का अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव और उनके खासम खास राज्यसभा सांसद संजय यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए आंखों में आंसू लिए घर परिवार से नाता तोड़ना। रोहिणी आचार्य ने पिछले नवंबर महीने में बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद राजनीति से दूरी बनाने का ऐलान किया था। उन्होंने साफ साफ कहा था कि तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज नेमत ने उन्हें पार्टी और परिवार से अलग रहने के लिए मजबूर किया।
ऐसे में रोहिणी आचार्य की ये तस्वीर और पोस्ट में लिखा कैप्शन सियासी हलके में चर्चा का विषय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। मैट्रिक परीक्षा को लेकर बिहार बोर्ड तैयारी में जुटा हुआ है। 20 जनवरी से 22 जनवरी तक प्रायोगिक परीक्षा होगी, यानी कि प्रैक्टिकल परीक्षा। 17 फरवरी से 25 फरवरी तक सैद्धांतिक परीक्षा ली जाएगी। बोर्ड ने परीक्षार्थियों का एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया है। स्कूल प्रशासन बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। कुल मिलाकर 15,12,963 परीक्षार्थी इस बार परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा में कुल 7,85,829 छात्राएं हैं और 7,27,134 छात्र शामिल होंगे। इस बार भी लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या ज्यादा है। राज्य में कुल 1,699 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। दिव्यांग परीक्षार्थियों को विशेष तौर पर सुविधा मिलेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर मैट्रिक परीक्षा से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। बढ़ते आगे, भागलपुर से एक बड़ी खबर है। कटिहार के 3 कुख्यात गिरफ्तार हो गए हैं। पीरपैंती थाना क्षेत्र से उनकी गिरफ्तारी हुई है। देसी कट्टा, पिस्टल, कारतूस बरामद किया गया है और बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे। सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी की। अपराधियों को चारों तरफ से घेर लिया। फिल्मी स्टाइल में खदेड़कर गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। भागलपुर से ये बड़ी खबर है। कटिहार के 3 कुख्यात गिरफ्तार हुए हैं। पीरपैंती थाना क्षेत्र से उनकी गिरफ्तारी की गई है। देसी कट्टा, पिस्टल, कारतूस भी बरामद हुई है। और देखिए, बिहार की राजधानी पटना में मंगलवार की दोपहर करीब 3 बजे लूट की सनसनीखेज घटना सामने आई। आशियाना के रामनगरी सेक्टर 1 शिव मंदिर के पास पल्सर बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक बुजुर्ग महिला से चेन छीनने की कोशिश की है। महिला गिरकर घायल हो गई। शोर मचाने पर बदमाश भाग गए और उनकी देसी पिस्टल मौके पर ही गिर गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हथियार को बरामद कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बढ़ते आगे, अगली खबर गयाजी से, जहां आपसी रंजिश में पिस्टल लहराने पर पुलिस ने आरोपी बुगुल साहू को गिरफ्तार कर लिया है। पिस्टल लहराने के बाद हंगामे का वीडियो भी सामने आया है। पीड़ित रामजी केसरी का कहना है कि बुगुल साहू के लिए काम करता था, काम के बदले पैसे भी नहीं लेता। अब काम छोड़ने के बाद भी काम करने का प्रेशर बना रहा था। काम करने से मना करने पर उसने पिस्टल लहराकर धमकी दी। ये मामला कोतवाली थाना के टेकारी रोड का बताया जा रहा है। वहीं शेखपुरा नगर परिषद ने महादेव नगर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत सख्त कार्रवाई की है। नगर परिषद की टीम पुलिस के सहयोग से मौके पर पहुंची और लंबे वक्त से सड़क पर मौजूद अवैध अतिक्रमण हटाया। बुलडोजर का प्रयोग कर सड़क के दोनों किनारों से अवरोध साफ किए गए। स्थानीय लोगों ने नगर परिषद की पहल का स्वागत किया है। खबर मोतिहारी के कोटवा प्रखंड बाजार से है, जहां विवादित सरकारी जमीन को कोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त कराया है। अंचल अधिकारी और प्रशासनिक टीम बुलडोजर लेकर पहुंची और अतिक्रमण को हटाया गया। जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी हाल में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लगातार बुलडोजर कार्रवाई से भू माफियाओं में खौफ का माहौल है। और देखिए, बिहार के पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़ी जानकारी दी है। पटना के मरीन ड्राइव यानी जेपी गंगा पथ के किनारे सिंगापुर की तर्ज पर एक्वेरियम बनाया जाएगा। इसमें समुद्र में पाए जाने वाली जलीय जीव जंतु को रखा जाएगा और इसके निर्माण के लिए सिंगापुर भेजी जाएगी एक टीम, जो इसका जायजा लेकर पथ निर्माण विभाग को जानकारी देगी। सरकार को भी एक प्रस्ताव भेजा जाएगा। प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने के बाद काम शुरू हो जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिलीप जायसवाल जो पथ निर्माण मंत्री हैं, उन्होंने बड़ी जानकारी दी है। पटना के मरीन ड्राइव के किनारे यानी कि जेपी गंगा पथ पर सिंगापुर की ही तर्ज पर एक एक्वेरियम बनेगा। इसमें समुद्री मछलियां रखी जाएगी, जीव जंतुओं को रखा जाएगा। और देखिए, गंगा प्रेमियों के लिए एक राहत भरी खबर है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार करीबन 50 साल बाद बिहार में गंगा का पानी कई स्थानों पर नहाने योग्य हो गया है।
33 जगहों से लिए गए नमूनों में 24 स्थानों पर फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया तय सीमा 2500 से कम पाया गया। शेष स्थानों पर भी स्तर सीमा के करीब है। केंद्र और राज्य सरकार की स्वच्छता मुहिम का ये सकारात्मक असर अब दिखने लगा है। पिछले कई सालों से गंगा कई जगहों पे काफी दूषित हो गई। इसकी कई वजह हैं, लेकिन एक अच्छी खबर है गंगा प्रेमियों के लिए, जो गंगा के पानी को अमृत समझते हैं उनके लिए एक बेहद सुकून वाली खबर है। और खबर यह है कि 50 साल के बाद गंगा फिर से नहाने लायक हो गई। जी हाँ, ये बेहद महत्वपूर्ण है और गंगा प्रेमियों के लिए ये खबर किसी आशीर्वाद से कम नहीं है, क्योंकि गंगा के प्रति लोगों की आस्था क्या है यह बखूबी समझते हैं। जब छठ के मौके पे गंगा किनारे हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं और अमूमन हर रोज गंगा में लोग हजारों की संख्या में स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कई तरह की बातें होती है। लेकिन दूषित पानी की वजह से कई बार गंगा में नहाने से लोग परहेज करते हैं। लेकिन अब ये अच्छी खबर ये आई है कि 50 साल के बाद गंगा नहाने लायक हो गई है। दरअसल गंगा में पानी को जो गंदा करने वाला जो प्रमुख कारक होता है वो होता है फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, जो घटकर अब 2055 हो गई है। यानी कि जो एक क्राइटेरिया होता है कि नहाने लायक पानी है या नहीं, पीने लायक पानी है या नहीं, वो फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया ही तय करता है। और फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया जो है वो क्वालिटी टेस्ट के लिए उसमें 8 तत्वों की जांच होती है और पानी की गुणवत्ता को खराब करने और उसे लोगों के पीने नहाने आदि के लिए जो खतरनाक बनाने में इसी फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की अहम भूमिका होती है। तो जाहिर तौर पे फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की वजह से पानी, गंगा का पानी का शुद्धता तय होता है। तो आज अब जो जानकारी मिली है कि वो 2500 के नीचे आ गई है, तो ये एक बेहद सुकून वाली खबर है। जो प्रदूषण नियंत्रण परिषद है उसने 34 स्थानों पर गंगा जल की गुणवत्ता की जांच के लिए नमूना लिया था। इसमें 33 स्थानों में जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें 24 जगहों पर फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की संख्या नहाने के लिए जो तय अधिकतम सीमा तय की जाती है 2500, उससे कम मिली। तो जाहिर तौर पे उसके बाद कई इलाकों में गंगा नहाने लायक हो गई है और लोग विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि मार्च तक यहाँ भी फीकल कोलीफॉर्म 2500 से नीचे चले जाने की संभावना है, यानी कि जो बचे हुए जगह है वहां पर भी 2500 से नीचे जाने की संभावना है। तो ये बेहद अच्छी खबर है गंगा प्रेमियों के लिए। और भारत सरकार ने भी और बिहार सरकार ने भी कई ऐसी कोशिश की है, प्रयास किए हैं जिसके वजह से गंगा के पानी में धीरे धीरे शुद्धता बढ़ती जा रही है। तो एक अच्छी खबर है जो बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की तरफ से जो जांच की गई थी 33 जगहों पर, उसमें 24-25 जगह ऐसे पाए गए हैं जहां पे गंगा का पानी नहाने लायक हो चुका है। और ये प्रयास धीरे धीरे और आगे भी बढ़ता जाएगा, जो गंगा के लिए और साथ में गंगा के साथ साथ हमारे लिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। बढ़ते आगे, मोतिहारी में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग पहुंचने के बाद लोगों में गजब का उत्साह है। दूसरे दिन भी श्रद्धालु शिवलिंग की पूजा आराधना कर रहे हैं। 17 जनवरी को विशेष पूजा अर्चना के बाद इस शिवलिंग को स्थापित कर दिया जाएगा। हाँ जी, मैंने यहाँ शिवलिंग उपस्थित हो चुका है तो अच्छा लग रहा है, खुशी की बात है। बहुत लोग आएगा, मिलेगा, इनको गोर लगेगा, विकास बढ़ेगा, अच्छा है। हमारा चंपारण के नाम रोशन होगा, बढ़िया है। यहाँ पूरा प्रशासन और ग्रामीण का पूरा सहयोग हुआ तरह से यहाँ तक सही सुरक्षित पहुँच गए हैं, बहुत ही खुशी की बात है। और यहाँ शिवलिंग कब स्थापना की बात हो रही है? 15 तारीख के बाद। तो अभी पूरा भी तो कार्य जो है पूरा हो नहीं रहा है। नहीं, ये हो गया है, इसके बाद इलेक्शन के बाद ही नेक्स्ट वर्क स्टार्ट हो। जी जी, उसके बाद 17 तारीख के बाद में क्या लोग ग्रामीण पूजा भी करेंगे यहाँ पे? नहीं, ग्रामीण के लिए, पब्लिक के लिए ओपन नहीं रहेगा अभी। जी, सिर्फ स्थापित किया जाएगा। और देखिए, मोतिहारी का केसरिया हर हर महादेव के नारों से गुंजायमान है। दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग को देखकर श्रद्धालु झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। इस अद्भुत तस्वीर को आप भी देखिए। हर हर महादेव के नारों से माहौल गुंजयमान है, भक्ति की अविरल धारा बह रही है। नारायण मंदिर में दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग को देखने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा है।
शिवलिंग पर फूलों की बारिश हो रही है। शिवलिंग को 17 जनवरी को मंदिर में स्थापित किया जाना है, लेकिन अभी से ही लोगों ने इस शिवलिंग की पूजा शुरू कर दी है। के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का शिवलिंग अब कथौलिया मंदिर परिसर में पहुंच गया है। देखिए जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं 270 फीट ऊंचा यह मंदिर होगा और शिवलिंग की बात करें तो 33 फीट ऊंचा और 33 फीट चौड़ाई का ये शिवलिंग है। इंतजार काफी दिनों से हो रहा है, काफी दिनों से 45 से 50 दिन से हम लोग इंतजार कर रहे थे और काफी दिल गदगद है। हम लोग को एक संकट आ गया था, डुमरिया घाट पार कैसे करेगा। 3 दिन से गोपालगंज में था, लेकिन सब महादेव का लीला है, अपरंपार है। बहुत उत्साह है लोगों में, पूरा हर्षोल्लास के साथ हम लोग जो है आए हुए हैं यहाँ और पूरी जनता अभी भीड़ देख रहे हैं, एकदम इतना भक्तिमय हो गया है लोग और लाखों की संख्या में लोग आके हम लोग जो है बाबा का स्वागत अच्छा लगता है। सूर्य के पूजा बा अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा भगवान जी के शिवलिंग आगे। देखिए यही महिलाओं में उत्साह है। दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग का दर्शन कर श्रद्धालु झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। पुष्प, धूप और मालाओं से भगवान भोले की आराधना की जा रही है। हर कोई महादेव की लीला को अपरंपार बता रहा है। दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग के आने से ही केसरिया का माहौल बदल गया है। जब इस विराट, अद्भुत, दिव्य शिवलिंग की मंदिर में स्थापना होगी तो ये करोड़ों सनातनियों की भक्ति का केंद्र बन जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह की रिपोर्ट। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में आज से हिजाब या नकाब पहनने वाली औरतें सोना की खरीदारी नहीं कर सकेंगी। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन के निर्देशानुसार ज्वेलरी की दुकानें उन कस्टमर्स को एंट्री और बिक्री नहीं करेंगी जिनका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ है। बिहार हिजाब या नकाब पहनने वालों को सोना खरीदने से बैन करने वाला पहला राज्य बन गया है। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा ने ज्वेलरी शॉप में हो रही लूटपाट की वारदात से बचाने के लिए एहतियातन ऐसा कदम उठाने की बात कही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर उन महिलाओं के लिए जो हिजाब या नकाब पहनकर पहले सोने के दुकान पर जाकर खरीदारी करती थी, ज्वेलरी की शॉपिंग करती थी, अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगी क्योंकि इस पर अब बैन लगा दिया गया है, रोक लगा दी गई है। और बिहार ऐसा करने वाला पहला राज्य देश का बन गया है जहां पर आप निकाब या हिजाब पहनकर आप खरीदारी नहीं कर सकते हैं। फेडरेशन ने जो राष्ट्रीय स्तर का संगठन है ज्वेलर्स के लिए, और इसमें ज्वेलर्स में जो जितने भी ज्वेलरी का व्यापार करने वाले, केवल सोनार और ये नहीं, जितने भी ज्वेलरी के व्यापार करने वाले, हमें किसी समुदाय से मतलब नहीं है, ज्वेलरी का व्यापार करने वाले वो हमारे होते हैं। हम लोगों ने जो आज ये निर्णय लिया है वो सिक्योरिटी के हिसाब से लिया है कि अपनी सुरक्षा हम कैसे कर सके, चूंकि अब ज्वेलरी हो गया हाई आइटम। अब 1,40,000 रुपये 10 ग्राम का आपको हो गया सोना, 2.5 लाख रुपए किलो चांदी हो गया, काफी वैल्यू हो गया। अब इसमें होता क्या है कि या अपना चेहरा का आइडेंटिफिकेशन छिपा करके लोग आते हैं दुकानों। और देखिए इस वक्त हमारे साथ खुद अशोक जी जुड़े हुए हैं, AIJF के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका ही रुख कर लेती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ 18 पर। और ये कदम, ये बड़ा निर्णय लिया गया है और क्या इससे व्यापार भी प्रभावित हो सकता है और क्या वजह रही कि इतना बड़ा निर्णय लेना पड़ गया? देखिए क्या है कि व्यापार जो प्रभावित की बात आप कर रही हैं, भाव बढ़ने से तो सभी का व्यापार तो प्रभावित हो ही चुका है जी। लेकिन अब हमें ये देखना है कि हम अपने व्यापार को कितना सुरक्षित कर सकते हैं। इसके लिए आए दिन आपने देखा होगा कई लोगों ने पूरा फुल हेलमेट पहन करके, हिजाब लगा करके या पूरा मुरेठा बांध करके दुकानों में घुसते हैं और वो डकैती कर लेते हैं। तो इस हिसाब से हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम अपने कस्टमर को रिक्वेस्ट करके, अनुरोध करके, चूंकि महिलाओं का सम्मान भी करना हमारा काम है, इसलिए उनसे अनुरोध करके और उनसे कहेंगे कि अपनी आप आइडेंटिफाई जो है न छिपाएं और अपना चेहरा दिखाते हुए अपना काम करें। हम आपको आपकी सेवा जो हमारी होती है वो हम जरूर करेंगे। लेकिन कुछ कम्युनिटीज़ की अगर हम बात करें सर,
मुस्लिम कम्युनिटीज की बात करें तो उनके लिए ये हिजाब नकाब पहनना अनिवार्य होता है, और ऐसे में अगर वो आपके शॉप पर, आपकी दुकान पर पहुंचती हैं तो आप उन्हें किस तरीके से मना पाएंगे और कैसे रोकेंगे आप उन्हें? नहीं, आप एक चीज ये बताइए, जब हमारी दुकान में कोई भी कस्टमर, लेडीज कस्टमर आती हैं जी, और वो हमारा गले का नेकलेस गले में पहन करके जब देखती हैं कि मेरे पर कैसा लगता है, तो वो हिजाब पहन करके या बुर्का पहन के तो नहीं देखती हैं। जी जी, निश्चित तौर पे उसको हटा करके ही वो देखती हैं। उस तरह से अगर नाक का किल भी लेना होता है तो उनको वो देखती हैं तो निश्चित तौर पे हिजाब हटा के देखेंगी। तो हम तो उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा कोई स्टाफ चाहे वो मेल मेंबर हो या फीमेल मेंबर हो, वो कोई उनका हिजाब हटाने की बात कब की बात नहीं करेगा, लेकिन उनसे आग्रह करेगा। क्योंकि हम व्यापार जो करते हैं ना, तो ज्वेलरी का व्यापार जो ट्रेडिशनल व्यापार होता है, और हम लोग उसमें अपने रिश्ते को भी, ज्वेलरी के साथ साथ रिश्ता भी बनाते हैं। तो किसी को हम चाची कहते हैं, किसी को भाभी कहते हैं, किसी को दादी कहते हैं। आपके परिवार में भी जो ट्रेडिशनल आपकी दादी होंगी, चाचियां होंगी, माता जी होंगी, उनका किसी न किसी ज्वेलर से कनेक्ट होगा, और वो ज्वेलर्स उनके साथ निश्चित तौर पे एक संबंध बना के रखता है। वाकई आपकी बात से मैं सहमत हूँ अशोक जी, और देखने वाली बात होगी कि ये जो पहल आपकी तरफ से की गई है, आप लोगों की तरफ से, इसका क्या असर होता है। क्या वाकई इस लूटपाट की घटना के मद्देनजर जो निर्णय लिया गया है उसका असर देखने को मिलता है या नहीं, इसमें कमी आती है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे, पटना में गैंगस्टर अमन शुक्ला हत्याकांड की परतें धीरे धीरे खुल रही है। अपराधी अमन शुक्ला हत्याकांड से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। अपराधी बाइक से अमन शुक्ला का पीछा करते हुए नजर आ रहे हैं। हत्याकांड की प्रेम प्रसंग और पुरानी रंजिश के एंगल से जांच लगातार जारी है।